तो गाइस आज हम बात करेंगे मैनेजर किम के चैप्टर नंबर 195 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था जोहान शियोंग और टेहुन शियोंग के काफी ज्यादा खतरनाक पंगे चल रहे होते हैं। लेकिन आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं गॉड ऑफ वॉर सैम डैक को। अभी यहाँ पे हांचो शियोंग भी होता है और ये दोनों के दोनों लेजेंड्स साथ में एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। और हांचो सैम डैक को बताता है कि उसका पैर टूट गया था। ये सुन के सैम डैक कहता है, क्या तुमने अपना पैर तोड़वा लिया? हाँ, ये बिल्कुल सच है, मेरा पैर टूट गया था। शिट, लगता है समय के साथ महान हांचो शियोंग की भी नहीं चलती है। काफी अच्छा मजाक कर लेते हो। आखिर समय के साथ किसकी चली है? हाँ, लेकिन तुम्हें अब अपने खाने पीने पे ध्यान देना होगा और रेस्ट में भी ध्यान दिया करो। हाँ, लेकिन चाहे कुछ भी हो, तुम मुझसे काफी ज्यादा खुशकिस्मत हो। तुम्हारी एक बेटी है जो तुम्हारा काफी अच्छी तरीके से ध्यान रखती होगी, है ना? अरे यार, मुझे तो पता भी नहीं। वो लड़की पूरे दिन भर बैठ के अपने कमरे में बस एडिटिंग करती रहती है, ना जाने क्या क्या चलता रहता है। कम ऑन, तुम्हें कम से कम ये तो पता है कि तुम्हारी बेटी एडिटिंग करती है, लेकिन मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरे बेटे के दिमाग में क्या चल रहा है और अभी वो क्या कर रहा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि हांचो का बेटा क्या कर रहा है। हांचो के बेटे टेहुन के मुंह पे जोहान एक लात मारता है, जिससे टेहुन सीधा पीछे वाली दीवार में जाके टकराता है। मैनेजर किम चिल्ला के अब भी इन दोनों को ऐसा करने से मना कर रहे होते हैं। इतने में ही जोहान कहता है, मैनेजर, मुझे लगता है मेरे पास अब ये करने का वक्त नहीं है। लगता है हमारा टारगेट यहाँ से गायब हो गया है। और जोहान का टारगेट यानी कि जिस बंदे के साथ जोहान को क्लोज होना था, वो लौंडा सच में क्लास से बाहर चला गया होता है अपने एक दोस्त के साथ। क्योंकि ये लौंडा एक अमीर बाप की औलाद होता है, इसलिए अपने साथ के बंदे को बोल रहा होता है, शिट, वो साले हरामजादे, मैं इसके बारे में अपने पिताजी को बताऊंगा। इसके बाद देखना मेरे फादर उनका क्या हाल करेंगे। ऑब्वियसली जोहान ने इसके रैप्टा मार के इसको जमीन में लेटाया था, इसलिए ये ऐसी बात बोल रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ जोहान मैनेजर किम को कहता है, हमें जल्दी करनी होगी और उस टारगेट को ढूंढना होगा। लेकिन जैसा कि तुम देख सकते हो, अभी मैं ऐसा नहीं कर सकता, अभी मैं काफी ज्यादा बिजी हूँ। और जोहान ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि टेहुन अपनी जगह पे उठ चुका है और उसकी तरफ आते हुए कहता है, क्या गायब हो गया है? लेकिन क्या गायब हो गया है? तू अभी बोल रहा था टारगेट, आखिर तू किसके बारे में बात कर रहा है? फालतू की बकवास करना बंद कर और आके मुझसे फाइट कर। अभी टेहुन और जोहान एक दूसरे के आमने सामने आ चुके होते हैं और मैनेजर किम इन दोनों को देख के अपने मन में कहते हैं, मैं टेहुन को बचपन से देखता आ रहा हूँ, मुझे अच्छी तरीके से पता है कि उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, इसलिए अगर मैं अभी इन दोनों के बीच में आके इस फाइट को रोक देता हूँ तो टेहुन बाद में और ज्यादा हंगामा खड़ा कर सकता है। मुझे ये भी यकीन है कि टेहुन अब तक इस फाइट से सेटिस्फाइड नहीं हुआ है और मैंने अगर अभी टेहुन को रोक लिया तो मैं इमेजिन भी नहीं करना चाहता कि क्या होगा। वहीं टेहुन जोहान को देख के कहता है, कमाल है, इससे मेरी पुरानी यादें ताजा हो गई हैं। मैंने सोचा नहीं था इस तरीके का मुझे दोबारा कोई मिलेगा। और अचानक से ही टेहुन बहुत ही खतरनाक सी लात मारता है जोहान के ऊपर, लेकिन जोहान भी अपनी स्पीड के साथ इस लात को डॉज कर लेता है और इन दोनों की खतरनाक फाइट एक बार स्टार्ट हो जाती है दोबारा से। मैनेजर किम इनके बीच में आना नहीं चाह रहे होते, इसलिए कहते हैं, ठीक है, इसका सिर्फ एक ही रास्ता है, अगर ऐसी बात है तो इस फाइट को 20 सेकंड के अंदर अंदर खत्म करो, क्योंकि अभी मैं अपने काम पे हूँ, इसलिए मैं तुम्हें सिर्फ इतना ही वक्त दे सकता हूँ। क्या तुम लोग समझ गए? ऑब्वियसली इन दोनों ने ये 20 सेकंड वाली बात सुन ली होगी और दोनों के दोनों एक दूसरे के ऊपर लगातार हमले करे जा रहे होते हैं, साथ ही में एक दूसरे से बच भी रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ सैम डैक और हांचो शियोंग अब भी बातें कर रहे होते हैं। हांचो कहता है, ऑफ कोर्स मैं टेहुन को अच्छे से जानता हूँ, वो मुझ पे ही गया है। हाँ, ऊपर से तुम काफी ज्यादा मशहूर भी हो, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। जब कुछ वक्त तक टेहुन कुछ लफड़ों में नहीं पड़ा था तो मुझे लगा था कि वक्त के साथ वो सुधर गया है, लेकिन कुछ हादसे ऐसे थे जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा बुरा लगा एक अलग वे में। और अभी हमें दिखाई जाती है एक बंदे की फोटो और वो हादसा यही होता है कि वो बंदा यानी कि ये वाला बंदा मर जाता है। दरअसल इसका नाम योनवू होता है, जो टेहुन के बिल्कुल छोटे भाई की तरह होता है। और जब से ये बंदा मरा था तो टेहुन तब से काफी ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है। वैसे पहले भी एग्रेसिव था, लेकिन इसके जाने के बाद और ज्यादा हो जाता है। और हांचो सैम डैक को बोल रहा होता है, मैं टेहुन के लिए वो हर चीज करना चाहता हूँ जिससे मैं उसकी मदद कर पाऊँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि शुरुआत कहाँ से करूं। अरे चिंता मत करो, आखिरकार वो तुम्हारा ही बेटा है और एक लेजेंड का बेटा इतनी आसानी से किसी मुसीबत में नहीं पड़ सकता, उसे कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अभी उस लेजेंड के बेटे का सामना दूसरे सीन में एक ऐसे बंदे के साथ हो रहा है जो आगे चल के खुद एक लेजेंड बनने वाला है। दूसरे सीन में हम देखते हैं जोहान ने टेहुन के ऊपर काफी सारे मुक्के चला दिए होते हैं। टेहुन भी उनसे बचते हुए एक खतरनाक सी लात मारता है जोहान के ऊपर और जोहान भी उससे बच जाता है और टेहुन को कहने वाला होता है कि तेरे ये हमले मेरे ऊपर काम नहीं आएंगे। जोहान ने ये बात आधी ही बोली होती है, इतने में ही टेहुन जोहान का डिफेंस तोड़ते हुए उसकी गर्दन में एक किक मारता है, जिससे जोहान हैरान होते हुए पीछे
हो जाता है क्योंकि ये किक काफी ज्यादा खतरनाक होती है। इसके बाद टेहुन जोहान के एक और लात मारता है। हालांकि जोहान ने अपने दोनों हाथों से ब्लॉक कर लिया होता है, लेकिन उसके बावजूद भी जोहान पीछे की तरफ जाता है और टेहुन जोहान को कहता है, अबे ओए, मैं पहले ही एक ऐसे मॉन्स्टर से फाइट कर चुका हूँ जो दूसरों की टेक्निक्स को कॉपी कर सकता है। और भाई लोग, मेरे हिसाब से अभी टेहुन योनवू की ही बात कर रहा है, क्योंकि वो भी लोगों के अटैक्स को कॉपी कर सकता है। मतलब कर सकता था, क्योंकि अब तो वो निपट चुका है। और जोहान पीछे जाते हुए अपने मन में कहता है, ये कोई नॉर्मल किक नहीं थी, भले ये पहले वाले की तरह ही थी, लेकिन इसकी टाइमिंग उससे अलग थी। बट इसके बाद जोहान के मुंह पे एक किक पड़ती है और टेहुन किक मारता हुआ उसको पीछे की तरफ ले जाता है और लास्ट में एक और किक मार के उसको पीछे फेंक देता है। अभी अगल बगल के लॉन्डो की हिम्मत नहीं हो रही होती कि इस फाइट के बीच में आ जाएं। और क्योंकि टेहुन के मुंह बोले छोटे भाई के पास भी कॉपी स्किल थी, इसलिए टेहुन को ये बात अच्छी तरीके से पता होती है कि जिसके पास ये स्किल होती है उस बंदे के टैलेंट की कोई भी लिमिट नहीं होती। इसलिए टेहुन को ये बात अच्छी तरीके से पता होती है। भले ही टेहुन ने उस बंदे को लात मार के पीछे कर दिया है, लेकिन वो बंदा अब और ज्यादा स्ट्रांग होके सामने आएगा। और हानचो शियोंग ने एक बार टेहुन शियोंग को एक सीख दी थी, जिसमें हानचो ने कहा था, अगर तुम्हें अपनी जीत पक्की करनी है तो इसका सिर्फ एक रास्ता है, तुम्हें उसे एक ऐसी टेक्निक से फिनिश करना होगा जो उसने पहले कभी देखी ना हो। तुम्हें ये सब कुछ काफी जल्दी करना होगा ताकि वो तुम्हारी स्किल को कॉपी ना कर पाए। अभी जोहान वापस से अपनी जगह पे उठ चुका होता है और टेहुन अपने फाइनल अटैक के साथ जोहान को बस निपटाने ही वाला होता है। टेहुन ने अभी सोच लिया होता है वो अपने इस अटैक में अपनी पूरी जान लगा देगा और उड़ता हुआ जोहान के मुंह पे एक और खतरनाक लात मारने वाला होता है, जो कि बस जोहान के पड़ने ही वाली होती है। और टेहुन कहता है, तूने मेरी ऑफ बीट किक तो पहले ही देख ली, अब इसका स्वाद चख। जोहान को फीलिंग आ जाती है कि ये किक काफी ज्यादा खतरनाक है और इसको काउंटर करने के लिए वो पूरी तरीके से तैयार होता है। और जोहान के मुताबिक जोहान इसको काउंटर एक ऐसी टेक्निक से करने वाला है जिसके ऊपर जोहान ने पहले से ही महारत हासिल कर ली है। लेकिन इतने में ही सीन शिफ्ट होता है और हम दोबारा से हानचो को देखते हैं, जो सैम डैक को बोल रहा होता है, मैं नहीं चाहता कि टेहुन उसी रास्ते पे चले जिस रास्ते पे मैं चला हूँ। मैं जानता हूँ जवानी के जोश वाले दिनों से हर कोई गुजरता है, लेकिन मैं चाहता हूँ टेहुन उसका सामना किसी भी इंसान से बेहतर तरीके से करे। मैं तुम्हारी बात समझ चुका हूँ, तुम्हारे लिए सच में ये एक सरदर्दी होगी, है ना? लेकिन इसका सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है दोस्त। टेहुन को ऐसे दोस्त चाहिए जो उसको अच्छी तरीके से समझ पाए। और जब सैम डैक ये बात बोल रहा होता है तो उस समय हमें दिखाया जाता है हॉबिन, साथ ही में सैम डैक की बेटी और एक और लौंडा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ टेहुन ने जोहान के मुंह पे अपनी लात बजा दी होती है और जोहान ने भी टेहुन की ठुड्डी में एक मुक्का मार दिया होता है। दोनों के ही अटैक से दोनों की आंखें सफेद पड़ चुकी होती है और दूसरी तरफ सैम डैक अब भी बोल रहा होता है, टेहुन को ऐसे दोस्तों की जरूरत है जो उसको मोटिवेट कर सके। ऐसे दोस्तों के साथ वो अपने जवानी के दिनों से आराम से गुजर जाएगा। और ना जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि टेहुन और जोहान बाद में दोस्त बन जाएंगे, लेकिन अभी ये दोनों जैसे ही एक दूसरे के एक एक हिट मारते हैं तो दोनों पीछे हो जाते हैं। टेहुन नीचे गिर जाता है और जोहान मुश्किल से अपने पैरों पे खड़ा होता है। इनके 20 सेकंड पूरे हो चुके होते हैं, इसलिए मैनेजर किम यहाँ पे आके कहते हैं, बस बहुत हुआ टेहुन और जोहान, तुम भी। मैं बहुत देर से खुद को रोकने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए ये मेरी अब फाइनल वार्निंग है। ठीक है जोहान, हम इस मिशन के बाद बात करेंगे कि हमें क्या करना है। लेकिन टेहुन बदतमीजी करने में माहिर है। वो अपनी जगह पे उठते हुए मैनेजर किम को कहता है, अबे अंकल, मैं तुझे पहले ही बोल चुका हूँ, यहाँ से दफा। टेहुन अभी अपनी बात पूरी भी नहीं बोल पाता और मैनेजर किम इसके मुंह पे इतने रैप्टे बजाते हैं कि ये गिन भी नहीं पाएगा। इसके रैप्टे पड़े जा रहे होते हैं और साथ में मैनेजर किम कहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तू लड़ने की वजह से कितना ज्यादा जोश में आ गया है, लेकिन तुझे मेरे साथ ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। टेहुन, क्या तू चाहता है मैं तुझे एक और सबक सिखाऊं? ये देख के जोहान के भी हल्के से पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि उसने मैनेजर किम को अब तक फाइट करते हुए नहीं देखा था। लेकिन मैनेजर किम ने जोहान को जो अभी दिखाया है वो तो ट्रेलर का भी ट्रेलर है। तो खैर, मैनेजर किम के रैप्टो से टेहुन जमीन में गिर रहा होता है और मैनेजर किम जोहान को कहते हैं, ठीक है जोहान, अब टारगेट को ढूंढ और उसको यहाँ पे लेके आ। वैसे भी ये सब कुछ तेरी ही वजह से हो रहा है, इसलिए तुझे इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। वहीं दूसरी तरफ वो लौंडा जो जोहान का टारगेट था अभी स्कूल से बाहर पहुंच चुका होता है अपने एक दोस्त के साथ और अपने डैड को कॉल मिला रहा होता है। हालांकि उसके डैड अभी उसका कॉल उठा नहीं पा रहे होते, लेकिन साथ ही में ये अपने दोस्त को बता रहा होता है कि इसको अपने फादर की बात सुन लेनी चाहिए थी। ये अपने दोस्त को बताता है कि इसके फादर एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और उनके बिजनेस में मार्केट में उनका कोई कंपटीटर आ गया है, इसलिए
इसके फादर ने इसको कहा था कि वो लोग तुझे टारगेट कर सकते हैं, इसलिए इसके फादर ने इसको कहा था कि मैं तेरे पीछे हमेशा एक बंदा लगा दूंगा जो तेरे ऊपर नजर रखेगा। लेकिन शायद इसने अपने फादर को ऐसा करने से मना कर दिया होगा और अभी इसको ये डाउट हो रहा होता है कि क्लास में एक नया टीचर आया है और एक नया स्टूडेंट आया है और हो ना हो वो दोनों जरूर वही लोग होंगे जो मेरे फादर के कंपटीटर हैं। लेकिन अभी इसका ज्यादा दिमाग खराब तो इस बात से हो रहा होता है कि उसके फादर उसकी कॉल नहीं उठा पा रहे हैं। लेकिन इस लॉन्डे को यानी कि शियोन को सबसे ज्यादा खतरा तो उससे ही होता है जिसका सहारा इसने ले रखा है, क्योंकि वो इसको कहता है शियोन वो इतनी जल्दी तेरा कॉल नहीं उठाएंगे। यानी कि शियोन के फादर के जो कंपटीटर हैं उन्होंने इसको ही भेजा है। इतने में ही शियोन के पीछे से एक और बंदा आता है जो उसके सर पे बंद तलवार मार के उसको जमीन में लेटा देता है और अपने बॉस को कॉल करके कहता है हमने उसे पकड़ लिया है और हम उसको लेके आ रहे हैं। और हमें बताया जाता है ये एक ऐसी स्टोरी है जो उस क्रैक के बराबर है जो कि हल्के से छेद की वजह से बनी है और वो क्रैक धीरे से आगे बढ़ता है लेकिन उसको कंट्रोल करना बिल्कुल नामुमकिन है। और हम देखते हैं जिस बंदे को कॉल मिलाया जाता है जो इन लोगों का प्रेसिडेंट है, ये काफी ज्यादा हट्टा कट्टा बंदा होता है जो 4 लड़कियों के साथ बैठ रखा होता है। इसके कंधे में भी हमें बिल्कुल टॉम ली जैसा टैटू देखने को मिलता है और इसका साइज भी बिल्कुल टॉम ली जैसा ही होता है जो कॉल पे अपने बंदे को कहता है ठीक है मैं समझ गया, उसे यहाँ लेके आ जाओ। भले ही अभी हमें इस मिस्टर प्रेसिडेंट का नाम नहीं बताया जाता लेकिन यहाँ पे लिखा होता है ये वो है जिसने टॉम ली को दुखी कर दिया है। इसलिए ये जानने में काफी मजा आने वाला है कि आखिर वो बंदा कौन हो सकता है जो टॉम ली को दुखी कर सकता है। वैसे ये सब कुछ देख के मेरे दिमाग में सबसे पहले यही आया कि ऐसा भी हो सकता है कि ये बंदा उसी लड़की को पसंद करता हो जिसको टॉम ली पसंद करता है, इसलिए टॉम ली इससे दुखी होगा, या फिर ये बंदा हर चीज में टॉम ली की नकल करता होगा। लेकिन सच्चाई क्या है ये तो हमें अगले चैप्टर या फिर उसके आगे के चैप्टर्स में पता चलेगी। लेकिन आप इस सब के बारे में क्या सोचते हो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे जरूर बताना। तो ठीक है गाइस, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।